नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है टेक प्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर विवेकानंद प्रसाद जी को। तो विवेकानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सोनम जी। विवेक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो टेक प्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड आपका स्टार्टअप है, इसका क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है? सो टेक प्रो लैब्स इज़ ए रोबोटिक्स कंपनी। सो इसमें जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो दो अलग अलग पार्ट्स है, इसके दो अलग अलग सेक्शन है। वन सेक्शन इज़ डीलिंग इन टेक सेक्टर, जहाँ पे हम लोग स्कूल के बच्चों को टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, रोबोटिक्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो हैंडल करता है हार्डवेयर्स को, लाइक रोबोटिक्स रिलेटेड हार्डवेयर्स पे काम होता है उसमें। सो कुछ भी जैसे R&D करना है किसी कंपनी को, या कुछ भी बनाना है, कोई नया प्रोडक्ट जो मार्केट में नहीं है रोबोटिक्स से रिलेटेड, या रोबोटिक्स का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा है जिस पे हम अपनी R&D भी करते हैं, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो उसके ऊपर भी वी बिल्ड प्रोडक्ट्स। विवेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट लॉन्च करने के पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करी कि इस तरह के किसी प्रॉब्लम प्रेवलेंट है जिस गैप को फिल करने की आवश्यकता है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। मैं बीटेक कर रहा था ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में, और बाकी सारे इंडिया के इंजीनियरिंग के बच्चों की तरह मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी कि हम लोग किताबों में सिर्फ पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, हैंड्स ऑन बहुत ही कम होता है इंडिया में। हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर या हैंड्स ऑन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। सो वहीं पे ये कॉन्सेप्ट आया था जब रोज़ किताबें पढ़ रहा था, और बीइंग अ रोबोटिक्स इंजीनियर आई शुड बी मेकिंग रोबोट्स, लेकिन रोबोट्स तो हम लोग बना नहीं रहे थे। सो वहाँ पे हमने ये देखा कि हम जैसे देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये हैंड्स ऑन एजुकेशन नहीं मिल रही है। सो वहीं पे हमने सोचा कि लेट अस स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, और बच्चों को उनके स्कूल में ही, उनके कॉलेज में ही हैंड्स ऑन एजुकेशंस के अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करके समझ सके कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, वो इस टेक्नोलॉजी वाले टेक्निकल डेवलपमेंट में कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। विवेक जी, किसी भी स्टार्टअप का एक बेसिक चैलेंज होता है कि उसके कंसेप्ट को सोसाइटी में प्रिवलेंट करना या प्रिवेल कराना, जो कि आमतौर पर लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। तो आपने अपनी स्टार्टअप के कंसेप्ट को लोगों के बीच कैसे एक्सेप्ट कराया, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराई, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जब कोई भी स्टार्टअप करता है पर्सन, या कोई भी पर्सन जब स्टार्टअप करता है तो बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये एक फिक्स रूटीन में चलेगा, एंड दैट इज़ अ प्रूवन मॉडल कि हाँ ऐसे स्टार्ट करेंगे एंड ऐसे चलता रहेगा। बट जब स्टार्टअप की बात आती है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप फाउंडर को भी नहीं पता होती है। सो देयर इज़ अ मेथड जिसको हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं, फिर उसमें फेलियर होता है, फिर हम उसको थोड़ा पिवट करके कुछ और करके ट्राई करते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि जब कोई नया प्लेयर मार्केट में आता है, या जब कोई नया नाम मार्केट में आता है, तो लोगों का एक ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी किसी कस्टमर के पास पहुँचोगे तो सिंस दे हैव नेवर हर्ड अबाउट यू, उन्होंने पहले आपके बारे में कभी सुना नहीं है, तो उनके दिमाग में ये भी होगा कि अरे कैसी कंपनी है, नई कंपनी है, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे ये। तो वो भी एक चैलेंज होता है। ऊपर से थोड़ा भरोसा दिलाना, दिल्ली मुंबई की कंपनीज़ के ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा होता है। हम जैसे रांची वगैरह के छोटे स्टार्टअप्स, छोटे शहरों में जो स्टार्टअप्स होते हैं उन पे लोगों को भरोसा भी नहीं होता। हमारे अपने शहर के लोग भरोसा नहीं करना चाहते, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट इसमें थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा 1-1.5 साल तक हम लगातार टैप करते रहे। कस्टमर्स ने जब बार बार देखा हमारे बारे में, अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज पे सुना, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया उन चीज़ों में। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते रहते थे स्टार्टअप से रिलेटेड। तो दिस वाज अ प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा करके हम उनको बार बार बताते रहे कि हम भी हैं, एंड हम कुछ अच्छा काम करते रहे, उनके पास जाते रहे, अलग अलग तरीक़ों से उनको सपोर्ट देते रहे, बिकॉज दिस इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस। तो जब उनको लगा कि हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, देन दे हैव एक्सेप्टेड अस कि ठीक है, लेट्स गो अहेड। टेक प्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम कहाँ से आया और इसके पीछे की आपकी थॉट प्रोसेस क्या रही थी? ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग पहली बार कॉलेज में थे और मेरी टीम IIT मुंबई जा रही थी, IIT मुंबई में एक टेक फेस्ट होता है, एशिया का सबसे बड़ा टेक फेस्ट होता है वहाँ पे। तो हमारी टीम वहाँ पे जा रही थी, तो वहाँ पे टीम का नाम रखना होता है। सो उस टाइम पे हमने अपनी टीम का नाम रखा था टेक प्रो। टेक प्रो स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रो स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल्स।
बाद में जब डोमेन बुक करना था तो टेक प्रोग्राम से डोमेन मिल नहीं रहा था, तो हमने लास्ट में उसमें लैब्स लगा दिया था, बिकॉज वी डील इन रोबोटिक्स लैब्स। तो ये वहीं से आया पूरा नाम। सो टेक्नोलॉजी से हमने टेक उठाया, प्रोफेशनल से प्रो उठाया, एंड लैब्स बिकॉज वी इंस्टॉल लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स। रोबोटिक्स और ड्रोन्स के ऊपर आप बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये काम आप कैसे कर पाते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अकेले नहीं कर पाते। पहली बात, हमारे पास एक टीम है बहुत बड़ी, एंड उसमें लोग आते जाते रहते हैं, बट कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। बहुत सारी इसमें रिसर्च लगी हमारी कि पहले तो बच्चों को सेम मोटिव पे लेके आना, सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, जब एक टेक्नोलॉजी वाला पर्सन, जब टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से मैं समझता हूँ, सेम तरीके से बच्चों को समझाना उनके लेवल पे जाके, बिकॉज हमारे और उनके एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेंटल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उसके बीच की जो खाई होती है उसको थोड़ा भरना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेयर द रियल चैलेंज कम्स इन। सो बच्चों से पहले थोड़ी बहुत दोस्ती की हमने, फिर उनको समझाया कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर। तो धीरे धीरे करके बच्चों, और दूसरी बात ये होती है कि बच्चे भी स्कूल का जो उनका एजुकेशन है उसमें वो किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, वो बोर हो जाते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि एक क्लास में अगर 50 बच्चा है तो 50 में से आप देखोगे 45 बच्चे ना, दे हेट देयर करिकुलम, दे हेट देयर टीचर्स। उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इन सारी चीज़ों से। एट द सेम टाइम जब हम जब पहुंचते हैं उनके पास, तो दे आर फीलिंग मैजिकल। उन्होंने एक रोबोट बनाया, उसमें उन्होंने प्रोग्रामिंग करी और वो चलने लगा। सो उनको वो मैजिक जैसा दिखता है, वो उनकी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करता है, वो एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करता है, अगर आगे कुछ आ गया तो वो ऑब्स्टिकल को अवॉइड करता है। तो बच्चों को ये मैजिकल लगता है, और करके सीखना हमेशा से इंसानों को अच्छा लगा है। पीपल दे आर यूजिंग चैट जीपीटी इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंटेंट राइटर्स की तो मौज हो गई है, उनको लिखना नहीं पड़ रहा, चैट जीपीटी पे कमांड डाल रहे हैं एंड दे आर राइटिंग इट। सो अब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उनको बीटेक तक या फिर टेक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंचने का वेट करने से बेहतर है कि टेक्नोलॉजी आज से ही सिखाई जाए, मतलब स्कूल टाइम से ही वो सिखाई जाए। हाँ जी, हो जाए। हाँ जी, थोड़ा सा एटलीस्ट उसके साथ उनको बताया जाए कि दिस इज़ हाउ यू शुड बी डूइंग इट। उनको एक रास्ता दिखा दिया जाए। जैसे हम स्कूल्स में क्या करते हैं, सारे बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाते हैं, बट आगे जाके कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक्टर बन जाता है, कोई अलग अलग फील्ड्स में चले जाते हैं, बट हमें बेसिक ABCD तो उनको बतानी पड़ती है। सेम वी डू कि हम उनको टेक्नोलॉजी की ABCD बताते हैं, लेटर ऑन दे कैन डिसाइड कि आगे क्या करना है, बट वी वांट देम टू बी मेजर पार्टिसिपेंट इन दिस टेक्निकल जर्नी एंड डेवलपमेंट। रोबोटिक्स के अलावा और क्या स्फीयर्स है आपके स्टार्टअप के? सिंस वी आर अ रोबोटिक्स कंपनी, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो हमेशा इंटैक्ट रहेगी, बट जब हम रोबोटिक्स कहते हैं तो लोग थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन में लेते हैं। रोबोटिक्स इज़ नॉट समथिंग कि मेरे जैसा एक रोबोट होगा और वो चलेगा फिरेगा, और वो रोबोट मूवी देख के बहुत लोग सोचते हैं कि चिट्टी जैसा दिखने वाला रोबोट ही एक रोबोट होता है। कोई भी नॉर्मल अगर आपका काम आसान कर रहा है टेक्नोलॉजी की यूज से, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रोबोट। हमारे डोमेन में हम रोबोटिक्स के अलावा जो भी, जैसे होम ऑटोमेशन की डिवाइसेस हो गई, कोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, वो सारी चीज़ें हमारे डोमेन में आती है। जैसे ड्रोन्स आर कॉल्ड एज एरियल रोबोट्स, तो ये सारे हमारे डोमेन में आते हैं रोबोट्स के अलावा। शुरुआत में आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ कंपनी खोली थी, तो फिर बाद में जाकर ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि अकेले अब कुछ करना है और खुद की कंपनी खोलनी है? दैट वाज वेरी इनिशियल डे। लाइक आई वाज इन सेकेंड थर्ड ईयर में था मैं कॉलेज में। मेरे कुछ सीनियर्स के साथ मैं प्रोजेक्ट्स करता था कॉलेज के, तो उस टाइम पे 4-5 लोगों ने मिलकर कंपनी मजाक में स्टार्ट कर ली, बट थोड़ा 2-3 महीने काम किया तो पता लगा कि दिस कैन बिकम वे एंड फार बेटर देन दिस। साथ में काम करके जब आप किसी के साथ काम करते हो, तब आपको उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगती हैं कि एज अ पर्सन कैसा है, उनके साथ ग्रोथ हो सकती है, नहीं हो सकती है। देन आई आइडेंटिफाइड कि सबकी ना करियर ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। कोई चाह रहा है कि मैं जॉब में चला जाऊं, कोई सोच रहा है कि ये कंपनी ऐसे काम करे। तो मैंने देखा कि ये नहीं हो पाएगा, एंड हम 5 मेंबर्स भी थे। तो किसी भी स्टार्टअप में आई विल नेवर रेकमेंड कि 5-6 लोग काम करें। वो एक कहावत। क्या लगता है इसके पीछे आपको? इसमें फाउंडर्स के साथ जो सिनर्जी बैठनी चाहिए वो बहुत बड़ा रीज़न होता है। 5 लोगों का 5 अलग दिमाग 5 अलग तरीके से काम करेगा, और कभी भी आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे। एवरी टाइम देयर विल बी
ये एक छोटा सा लड़ाई रहेगा हर बारी कि नहीं नहीं ये ऐसे तरीके से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दैट इज़ वाई एवरी टाइम पीपल से कि 2 फाउंडर्स आर वे बेटर और 3 मैक्स, उससे ऊपर मत बढ़ो, क्योंकि 5 लोग होंगे तो एक एक बोलेगा। आप 2 को मना भी सकते हो बट बाकी 2 मना कर देंगे किसी चीज़ के लिए। सो दैट इज़ वाई मैंने वहाँ पे देखा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंपनी जब आप देखोगे तो मैक्सिमम 2 या 3 फाउंडर वाली कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं रादर देन 5-6 फाउंडर्स। विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? आप शुरुआत में पढ़ाई कर रहे थे, रोबोटिक्स आपका बैकग्राउंड रहा था, तो अचानक से हाउ ऑल अबाउट दिस केम इनटू योर माइंड? कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ करना है या फिर अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना है, बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना है? और साथ ही साथ पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था इसके ऊपर? पेरेंट्स का रिएक्शन तो आज भी बहुत अच्छा नहीं रहता है इसको लेके, बट देन दे सी कि ऐसे इंटरव्यूज आ जाते हैं कभी कभार, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है उनको, या फिर व्हेन दे सी दैट कि आई एम डूइंग वे बेटर देन अदर्स, तो फिर उनको थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्यों माइंड में आया आपके कि आपको अलग कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना है, जॉब नहीं क्रिएट मतलब जॉब नहीं करनी है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि जॉब की तरफ नहीं जाना है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसमें एक चीज़ प्राइमर होती है, देयर शुड एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई कंपनी खड़ी करते हो। तो आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम नजर आई? तो वही बता रहा और हूँ कब नजर आई? तो जब मैं बीटेक कर रहा था ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में, तो उस टाइम पे हमें रोबोट बनवा ही नहीं रहे थे। किताबें पढ़ रहे थे हम, किताबों में तो हमने रोबोट्स के बारे में खूब पढ़ लिया, लेकिन अगर मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे सिर्फ किताबों में मतलब क्लासरूम में बिठा के बताया जाए कि ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, तो क्या मैं अच्छा क्रिकेटर बन पाऊँगा? शायद नहीं, शायद मैं बेसिक क्रिकेट भी नहीं जान पाऊँगा। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो इंजीनियरिंग करने आया हूँ बट यहाँ पे तो सिर्फ किताबें पढ़ रहा हूँ। इंजीनियरिंग मतलब आई शुड बी हैविंग टूल्स और मैं उसके साथ खेलूँ एटलीस्ट। तोड़ फोड़ मचानी चाहिए इंजीनियर्स को एक्चुअली, तभी हम कुछ नया बना पाएंगे। सो वहीं पे ये थॉट प्रोसेस आया और उस टाइम पे मेरे कॉलेज ने मेरे को बहुत सारे स्कूल्स में भेजा था रोबोटिक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो मैं अपने साइड से बहुत सारी तैयारी करके जाता था कि बच्चे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बट वहाँ पे जाके पता लगा कि बच्चों को तो बहुत बेसिक्स नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो वहाँ पे देखा कि अगर इन बच्चों को बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में थोड़ा एजुकेट किया जाए, इनको बताया जाए, देयर एग्जिस्ट अ लार्जर मार्केट बहुत बड़ा है एंड द होल इंडिया इज़ अ मार्केट। रिसेंट में अभी आपने जूनियर्स इनोवेटर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था स्कूल के बच्चों के लिए, तो ये इसके पीछे क्या आपकी क्या कंसेप्ट रही थी और ये आपने कैसे किया, इसके बारे में आपको ये बताइए। सो ये मेरा इंडिविजुअल नहीं था, ये कंपनी का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं था। दिस वाज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी और डिपार्टमेंट ऑफ आईटी झारखंड एंड झारखंड स्टार्टअप ने मिलकर ये किया था। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों में इनोवेशन के लिए प्रमोशन करना था कि वाई यू शुड बी स्टार्टिंग ए स्टार्टअप। आई नो कि बच्चा उस एज में स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करेगा, बट एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि ये भी एक रास्ता है जिधर जाया जा सकता है। तो बच्चों को वहाँ पे हम क्या करते थे, वी यूज़ टू गो टू स्कूल में जाके बच्चों को हम थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में बताते थे, थोड़ा बहुत स्टार्टअप के बारे में बताते थे, थोड़ा बहुत बताते थे कि अगर आप जॉब को छोड़ के इस डायरेक्शन को चुनते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, व्हाट आर द पर्क्स दैट यू कैन एन्जॉय, आपकी लाइफ अलग कैसे हो सकती है। और जूनियर इनोवेटर कॉन्क्लेव बहुत अच्छा प्रोग्राम था एक्चुअली। वैसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए क्योंकि बच्चों को अर्ली स्टेज पे ही ये पता लग जाए खाली कि देयर आर मैनी मोर करियर ऑप्शंस। बस डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा हज़ारों करियर ऑप्शंस हैं और वो तभी हो सकता है जब उनको इस स्टेज पे बताया जाए। तो हमारा जो मोटिव था इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट करना था और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट करना था स्पेसिफिकली। आपका जो स्टार्टअप है वो बेसिकली हम देखते हैं स्कूल एजुकेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही क्यों आपने रखा अपने स्टार्टअप को उसी के अराउंड? ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं था, बट रीज़न ये है कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो स्कूल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। अगर कॉलेज के बच्चों के लिए बात करें तो कॉलेज के बच्चों को फिर भी थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाता है। 6 महीने में एक बार वो खुद से जाके कभी ट्रेनिंग कर लेते हैं या कभी कोई टेक्नोलॉजी पे सेशन ऑर्गेनाइज हो जाता है उनके लिए कॉलेज में। लेकिन अगर स्कूल के बच्चों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अवॉइडेड हैं
मतलब इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन स्कूल में तो ना के बराबर है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे बच्चे बेसिक एज से दे आर लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स, दे आर लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर लर्निंग अबाउट कंप्यूटर Varieties प्रोग्रामिंग। of skills. हाँ, बट इंडिया में वही अभी बहुत पुराना सिलेबस है स्कूल के हमारा। बच्चे काफी पीछे हो जाते एग्जैक्टली तो स्कूल के बच्चों कैच देम यंग, दिस इज द मोटिव कि कैच देम यंग। जब वो बहुत छोटे मतलब कच्चे घड़े को शेप करना ज़्यादा इजी होता है, तो हमने सोचा कि उनको पहले ही पकड़ो, उनको पहले ही बताओ कि दिस इज़ द राइट एज टू स्टार्ट। एंड उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट किया, और बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्होंने स्कूल में स्टार्ट किया था, उनको हमने पहली बार 6th क्लास या 7th क्लास में देखा था। नाउ आफ्टर 5-6 years दे आर रनिंग देयर ओन स्टार्टअप, छोटा ही सही, दे आर जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 10 लाख 15 लाख, बट 10-15 लाख की रेवेन्यू तो ग्रेजुएशन करने के बाद या ग्रेजुएशन से पहले ही दे आर जनरेटिंग दिस स्कूल के बच्चों रेवेन्यू। को आपने इतना कैपेबल इनफ बना दिया कि वो अभी खुद का स्टार्टअप रन कर रहे हैं ग्रेजुएशन के पहले ही। हमने उनको बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं बनाया, हमने उनको बस बताया, रास्ता दिखाया। उनको बस बताने की देर होती है। कैपेबल तो सारा बच्चा खुद ही होता है। स्कूल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि कई सारे मतलब स्कूल में जो रैंकिंग सिस्टम है, आई डोंट कॉम्प्लाई विद दैट, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। कोई बच्चा हो सकता है एजुकेशन में नहीं बढ़िया हो, बट उससे एक्टिंग कराओ आप, हो सकता है जो क्लास का टॉपर है उससे वो 1000 गुना बेहतर एक्टर बन सकता है वो लड़का, लेकिन वो बच्चा कभी एक्टिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको तो बताया जा रहा है कि तुम फेलियर हो। सो उसको वो खेलने दो जिसमें वो बेस्ट है। तो ये मोटिव है, और यही करेंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे अपने करियर में। बहुत खूबसूरत। कोविड के पहले और कोविड के बाद का आपका रेवेन्यू एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा, और कोविड के दौरान जो अप्स एंड डाउन्स हुए उस दौरान आपने अपने स्टार्टअप को कैसे सस्टेन्ड रखा? कोविड एक्चुअली पूरे इंडिया के लिए ही बहुत तकलीफ दे था, और हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि हमारा टारगेट मार्केट ही था स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो कि बंद रह रहे थे। एग्जैक्टली। तो इनिशियली उस टाइम पे हमारा जो पूरा मोटिव था, बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो ऑनलाइन मोड में करा रहे थे। अब ऑनलाइन मोड में अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो उसको क्या ही समझ में आएगा, और बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो हमारी कंपनी का पूरा मोटिव ही यही था कि हम बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेट करेंगे। हम स्कूल में ही एक लैब लगाते हैं, वहीं पे बच्चों को सामान दे देते हैं। जब बच्चा उस सामान के साथ छेड़छाड़ करके इधर तारे जोड़ के उधर जोड़ के कुछ बनाता है, दे फील हैप्पी अबाउट इट। एंड उनके साथ में एक ट्रेनर होता है जो बता रहा होता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। और कई बारी ऑनलाइन वो सारे सवाल के जवाब नहीं मिल पाते। जैसे मेरे मन में अभी कोई सवाल है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन अगर कोई ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड देख रहा है और उसके मन में सवाल आया तो वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पूछ सकता है। लेकिन अगर उसके पास ट्रेनर हो तो वो वहीं पे पूछ लेगा और वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। कोविड में स्कूल्स बंद हो गई, सो स्टार्टअप जब कोई भी स्टार्ट करता है तो पहले 2-3 साल तो आपको समझने में लग जाता है कि कौन सा मॉडल चलेगा, क्योंकि आपके पास कोई इस तरह का नॉलेज नहीं होता। आप टेस्ट कर रहे होते हो कि कौन सा मॉडल चलेगा। तो हमने 17 में स्टार्ट किया था, फिर 18, 19 में। टेक प्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को आपने ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया, और इसके पीछे की आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रही थी विवेक जी? ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए वही हमने बताया ना, हम लोगों तक जाते रहे बार बार, वी कीप गोइंग विद देम। हम स्कूल्स के पास पहुँचे, कॉलेजेस के पास पहुँचे, हमें आईआईटी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला इससे। तो आप ब्रांड बनने का 2 ही ऑप्शन है, या तो आप खुद ब्रांड बन जाओ या फिर किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाओ। तो हमारे साथ आईआईटी का एसोसिएशन बहुत हेल्प करा हमें। एंड जब हमें आईआईटी का सपोर्ट मिला, आईआईटी का साथ मिला, तो स्कूल्स को भी भरोसा हो गया कि नहीं दे आर समबडी, बिकॉज आईआईटी इनको एंडोर्स कर रहा है। एंड देन वहाँ से हमारे लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो गई, फिर थोड़ा बहुत ब्रांड बनने की तरफ हम चल पड़े। बिजनेस मॉडल को पाइवट करने के क्या फायदे होते हैं, और आपने अपने बिजनेस मॉडल को कैसे पाइवट किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे विवेक जी। और किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टार्टअप में पिवटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये मॉडल चलेगा कि नहीं चलेगा। आप स्टार्ट करते हो, आप कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर से रिस्पॉन्स चेक करते हो, देन आप वापस आते हो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करते हो मॉडल में अपने, एंड दैट इज़ नोन एज पिवट। तो वो जो मॉडिफिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको टाइम टू टाइम करने होते हैं, सो दैट आप सही रास्ते पे पहुंच सको। क्योंकि आप रास्ते बदल सकते हो, मंजिल नहीं बदल सकते। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक पिवट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये चीज़ आप कैसे पता करते हैं? लाइक आपके टारगेट ऑडियंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स या? सो मार्केट रिसर्च इज़ वन थिंग। 2-3 तरीके होते हैं ये पता करने का। तो बिफोर यू स्टार्ट आपको मार्केट रिसर्च करना होगा।
मार्केट रिसर्च करने का मतलब है कि आप कस्टमर के पास जाओ, उससे पूछो। सबसे पहले तो आपको अपने घर में ही वेरीफाई कर लोगे, आप अपने रिलेटिव से पूछो, आप अपने आसपास पूछो कि आपको इस प्रोडक्ट की नीड है क्या। अगर मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आए तो आप खरीदोगे क्या। अगर आपके आसपास वाले लोग नहीं खरीद रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव्स नहीं खरीद रहे हैं, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि कोई अननोन पर्सन वो सॉल्यूशन खरीदेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका वो जो सॉल्यूशन है उसका नीड बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को है, लेकिन छोटे केसेस में आप अपने आसपास ही ये जानकारी पता कर सकते हो मार्केट रिसर्च के द्वारा। सेकंड मेथड आता है कि आप प्रोडक्ट बनाओ और थोड़ा सा मार्केट में टेस्ट करने के लिए डाल दो। जो कस्टमर का रिस्पॉन्स आएगा उससे भी आपको पता चल जाएगा। आपने डाई किट्स रखा B2C मॉडल में, तो ये आप कैसे कर पाए और इसका एडवर्टीजमेंट आप कैसे रन कर रहे थे, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हमारे जो DIY किट्स हैं, डू इट योरसेल्फ, बेसिकली सोशल मीडिया सबसे बड़ा आज का चैनल है एडवर्टीजमेंट का, बिकॉज टीवी पे एडवर्टीजमेंट हैज़ नाउ बिकम ओल्डर और टीवी पे एडवर्टाइज करना बहुत महंगा भी होता है। सोशल मीडिया पे यू कैन सेट योर ओन बजट। तो हमने इनिशियल मार्केटिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ डूइंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे हमने गूगल एडसेंस वगैरह में हमने डाला था, एंड वहाँ से हमारे को बहुत सारे कस्टमर्स आए। बट हमने लोकली और ऑर्गेनिकली ग्रो करने की काफ़ी कोशिश की और उसमें बहुत हेल्प मिला हमें। जैसे एक स्कूल में हमने किया, फिर दूसरे स्कूल का रिकमेंडेशन वहीं से आ गया। और हम छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट टर्म या फिर घंटे 2 घंटे के 1 या 2 दिन के वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते थे स्कूल्स में लोकली। विवेक जी, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और ऊपर से उस पे पेरेंट्स का आउटलुक, तो क्या ये आपकी स्टार्टअप के लिए सपोर्टिव रहा या नॉन सपोर्टिव रहा? ये मिला जुला रहा, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे, और स्पेशली हमारा बिहार झारखंड, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे एकेडमिकली लोग बहुत ज़्यादा ड्रिवन हैं। एकेडमिक्स को अगर IAS IPS ज़्यादा बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा भागना चाहते हैं, IITs के लिए ज़्यादा प्रिपरेशंस होती हैं बच्चों में। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था पेरेंट्स को बताना कि इस चीज़ की आपको नीड है, इस चीज़ की आपके बच्चों को नीड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो करेगा, इंडस्ट्रीज़ को ट्रेंड मैन पावर की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। तो पेरेंट्स को ये बताना, और कुछ पेरेंट्स समझते हैं, कुछ नहीं समझते, बट इवेंचुअली अगर स्कूल बोलता है तो दे अग्री विद इट। हम जानना चाहेंगे आपसे विवेक जी कि आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या है आपके स्टार्टअप का? रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में हमारे 3 मॉडल्स हैं। एक तो हमारा रेवेन्यू आता है जो हम लैब्स इंस्टॉल करते हैं स्कूल्स में, मेजर पोर्शन कम्स फ्रॉम देयर। दूसरा शॉर्ट टर्म वर्कशॉप जो हम स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 या 2 दिन का जो वर्कशॉप होता है उसमें अराउंड 100 to 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और थर्ड रेवेन्यू मॉडल इज़ विथ ऑर्गेनाइजेशंस, B2B। वहाँ पे हम बिजनेसेस के लिए उनको POC प्रोवाइड करते हैं। POC स्टैंड्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मान लो उनको कोई नई डिवाइस बनानी है, मार्केट में नहीं मिल रहा है उनको, तो दे टेल अस देयर रिक्वायरमेंट एंड हम उनके हिसाब से उनको डिवाइस बना के देते हैं। बट दैट कम्स अंडर आवर R&D सेक्शन, और ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है। अभी बहुत छोटा पोर्शन हमारे बिजनेस का उससे आता है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगले 5 साल में हमारा मेजर पोर्शन जो है वो हार्डवेयर डेवलपमेंट से आए। तो नेक्स्ट 5 इयर्स विजन या नेक्स्ट 5 इयर्स प्लान भी आपका क्या है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान हमारा यही है कि हमारा एडटेक वाला वर्टिकल तो चलता रहे, बट साथ में हमारा जो हार्डवेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला सेक्शन है वो हम ग्रो कराना चाहते हैं। वी वांट टू हैव 5-6 रोबोटिक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट लाइन में हों। उसमें एक हमारा अभी एक रोबोट पे हम काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए, स्पेशली वॉकिंग पेरेंट्स जो हैं उनके लिए वो है, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, तो वो रोबोट बच्चों को टारगेट करके है, क्योंकि बच्चे अभी मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा झुक चुके हैं। तो वी कैन नॉट आस्क देम टू गो बैक टू स्टोन एज, हमें उनको वही देना पड़ेगा जिसमें उनको मज़ा आ रहा है। सो दिस इज़ वाई वी आर डिज़ाइनिंग अ रोबोट फॉर यंगर चिल्ड्रन, सो दैट वो रोबोट के साथ खेल सकें और वो रोबोट उनको इमोशनली, इंटेलिजेंटली अलग अलग चीज़ें सिखा सके। फिलहाल में आपने अपने साथ कितने लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़े रखा है जिनको आप एक रोजगार का माध्यम दे रहे हैं? हमारी टीम में तकरीबन 15 से 20 लोग हैं। 15 से 20 इसलिए क्योंकि कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कभी इंटर्नशिप के लिए कोई आता है 2-3 महीने का, एंड देन कभी हम फ्रीलांस मोड पे भी लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें रेगुलर डिमांड नहीं होती। तो वैसे केसेस में क्या करना होता है कि वी हैव टू वर्क विद फ्रीलांसर्स, बिकॉज अदरवाइज वी हैव टू गो विद देयर सैलरीज एंड ऑल। सो स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसीलिए 15 से 20 लोगों की टीम है हमारी। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या रहता है? जनरली एम्प्लॉयज़ के साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करते हैं,
सेल्स वाली जो टीम होती है उनको एक इंसेंटिव जाता है अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर सैलरी। बाकी जो लॉन्ग टर्म मेंबर्स हैं कंपनी में, जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ई शॉप्स वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। ये ई शॉप्स स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। उसमें एम्प्लॉयज़ को हम कंपनी के स्टॉक्स देते हैं। सिंस दिस इज़ नॉट अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, तो आप स्टॉक मार्केट से नहीं खरीद सकते, इसीलिए हम उनको देते हैं कि ठीक है, जब कंपनी बड़ी होगी, जैसे जैसे आपके सपोर्ट से कंपनी बड़ी होगी, वैसे वैसे आपका भी शेयर बढ़ेगा कंपनी में। तो उनको भी एक होता है कि चलो सैलरी के अलावा हमें कुछ और भी मिल रहा है, अदरवाइज दे विल लीव फॉर बिगर कंपनीज। क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए बड़ी सैलरी मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आपको फंडिंग नहीं मिलती है कोई बड़ी, तब तक आपको लोगों को समझा के जोड़ के सरकार की रखना बहुत होता है। सारी योजनाएं हैं फंडिंग के लिए फॉर स्टार्टअप्स, तो उनमें से किसी फंडिंग स्कीम या योजना का लाभ अभी तक आपको मिल पाया है? हाँ, हमें 3-4 ऐसी फंडिंग स्कीम्स का जैसे फ़ायदा कि मिला हम है। आपसे जानना चाहेंगे। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर जो अप्रूवल फंड आया था, उसमें अप्रूव तो हुआ था, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में हमें 10 लाख का फंड मिला था। उसके अलावा IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने हमें अभी रिसेंटली रोबोट बनाने के लिए फ़ंड किया है। एंड देन अ कपल ऑफ प्राइवेट और एंजल्स कह लीजिए, उनसे हमने छोटे छोटे राउंड्स उठाए हैं। कोई भी न्यू स्टार्टअप जो किसी आइडिया को लेकर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, कोई भी ऐसा युवक या युवती, उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो जब भी आप स्टार्ट करो, 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो। यू डोंट हैव टू डिज़ाइन अ रॉकेट फर्स्ट। आपको रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपनी बेसिक चीज़ों को फिक्स कर लो, क्योंकि बेसिक जब फिक्स रहेगा, एक रेवेन्यू जनरेशन का प्लान होना चाहिए सबसे पहले। हमने जो गलती की थी, पहले 3 साल हमारी टीम में कोई भी सेल्स पर्सन ही नहीं था। मतलब हम सारे इंजीनियर्स थे, हम सब बनाते थे, बेचने नहीं जाते थे, और हम सोचते थे रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कि अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। सबको फ्लिपकार्ट का सचिन बंसल ही बनना है, लेकिन अगर आप रांची में रह के रांची के आसपास लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मे बी जनरेट 1 करोड़ रेवेन्यू, 2 करोड़ रेवेन्यू, स्टार्ट स्मॉल, वो बहुत ज़रूरी है। सपने बड़े रखो, बट छोटे से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, और स्टार्ट करो, सोचते मत रहो, विवेक जी, वो अपने आप हमारे सॉल्व होता चला कार्यक्रम जाएगा। में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सोनम जी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।